इन साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम पत्रकारिता जगत के साथ साथ साहित्य की दुनिया में भी जाना जाता है, जो हिंदी के सेवक हैं, हिंदी के बेटे हैं और समाज सेवा में भी पीछे नहीं हैं। आइए जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी, कैसे इन्होंने पत्रकारिता जगत में कदम रखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वीरेंद्र राजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो पहला सवाल, कैसे आपने पत्रकारिता जगत में कदम रखा, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? तनवीर जी, मैं 6th क्लास का बच्चा था और नवभारत टाइम्स पढ़ता था जी। और नवभारत टाइम्स में भी संपादकीय पृष्ठ मेरी रुचि का सबसे पहला पन्ना होता था। अब आप समझिए कि जो बच्चा नवभारत टाइम्स का संपादकीय पृष्ठ पढ़ता हो 6th क्लास में, और वहीं से मुझ में साहित्य के प्रति और पत्रकारिता के प्रति और समाज के प्रति एक रुझान पैदा हुआ, एक जागृति आई। और मैंने 8वीं क्लास से अपनी भावाभिव्यक्ति, उसे कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी था वो लिखना शुरू किया। और हाई स्कूल में बाजोरिया कॉलेज की जो मैगजीन छपती थी पारिजात, उसमें मेरी पहली कविता छपी थी। ये तो था साहित्य के प्रति रुझान। पत्रकारिता में मैं इमरजेंसी के समय में, जब इमरजेंसी लगी भी नहीं थी, यानी कि वो काल था 1975 का, मुझे याद है कि मैंने एक लेख लिखा। कुछ मुझे नहीं पता था इमरजेंसी क्या होती है, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं मेरे दिमाग में आई कि कुछ ऐसा होने वाला है देश में जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार, उनका जीवन प्रभावित होगा। और मैंने इस तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक लेख लिखा, जो उस समय पंजाब केसरी में छपा था। बाजोरिया कॉलेज में हमारे गुरु थे, म्यूनसिपल कॉलोनी में रहते थे, श्री घनश्याम दास जी। मैंने उनसे वो लेख ठीक कराया था। वो अमर उजाला के लिए संवाद प्रेषण का काम करते थे और हिंदी उनकी बहुत अच्छी थी, तो उनसे मैंने वो काम कराया और वो मेरा पहला लेख 1975 में छपा। वहाँ से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने बहुत सारे साप्ताहिक, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आसपास के जितने भी जनपदों के उस समय गिने चुने दैनिक निकलते थे या साप्ताहिक निकलते थे, उन सब के लिए मैंने लेखन किया, सबको समाचार भेजे। और 1981 में मैंने शीतलवाणी का रजिस्ट्रेशन लिया, शीतलवाणी का प्रकाशन शुरू किया। यहाँ से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे 1984 आते आते, अच्छा, इस बीच में एक चीज़ और हुई कि जब जनता पार्टी का दौर था तो हम जनता युवा मोर्चा में थे। ये 77 की बात है जी। तो लोग काम के लिए आने लगे, आसपास के लोग, चौकी थाने की बात। तो मेरे दिमाग में उस समय जो बात आई वो ये आया कि भाई पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों के ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बड़े अच्छे ढंग से उठा सकते हैं। और मैंने फिर इसी उद्देश्य को लेकर के 1981 में शीतलवाणी साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। बाद में उसे हमने पाक्षिक किया, फिर मासिक किया, और फिर उसमें जो है, क्योंकि मेरे भीतर कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा साहित्य का बच्चा था, उसने पदार्पण किया, वो निकल करके बाहर आया। और उसमें हमने, मेरे एक मित्र थे विजय जोशी जी, अभी भी हैं, वो रंगकर्मी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा, तो हमने जो फिर उसमें साहित्यिक अंक निकालना शुरू किया। और नेमीचंद जैन जो बहुत बड़े नाट्यकर्मी हुए हैं, नाट्य लेखक हुए हैं जी, और रंगमंच, जिनका जीवन ही रंगमंच को समर्पित था, उन्होंने उस विशेषांक का लोकार्पण किया था महाराज सिंह कॉलेज में एक छोटे से समारोह में। शीतलवाणी की यहाँ से शुरुआत हुई। जैसा आपने शीतलवाणी का जिक्र किया अभी, तो इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आप इतने लंबे समय से इसको छाप रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं, तो इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी। तनवीर जी, शीतलवाणी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1981 में
मैंने इसे शुरू किया जी। और 1984 आते आते शीतलवाणी मैंने लगभग उसका प्रकाशन बंद कर दिया था। उसकी वजह यह रही कि मैं उसके बाद पत्रकारिता में अधिक सक्रिय हो गया और दैनिक अखबारों से जुड़ा। पहले दूरदर्पण और फिर सहारनपुर में दैनिक विश्वमानव की शुरुआत जो है उसकी नींव मैंने रखवाई, मशीन इंस्टॉल मैंने कराई। फिर उसके बाद मैं नवभारत टाइम्स, स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी बहुत स्नेह करते थे मुझसे, उनका असीम स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला और शीतलवाणी के संपादक के रूप में वो मुझे जानते थे। और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी होते थे उस समय, अरुण दीक्षित को सहारनपुर भेजा कि नवभारत टाइम्स का संवाददाता वीरेंद्र राजम को बनाइए जी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं पत्रकारिता में सक्रिय हो गया नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स के बाद में फिर अमर उजाला की शुरुआत सहारनपुर में मैंने कराई, उसकी एजेंसी से लेकर के, और उसके लिए आगे भी काम किया। फिर बाद में राष्ट्रीय सहारा का जब प्रकाशन शुरू हुआ तो सुब्रत राय के साथ जिन 3 लोगों ने बैठ करके अखबार का नाम क्या हो उस पर चर्चा की, उनमें मैं शामिल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय सहारा के बाद फिर दैनिक जागरण, फिर दोबारा अमर उजाला और फिर जनवाणी की लॉन्चिंग मैंने कराई, फिर नेशनल दुनिया की लॉन्चिंग मैंने कराई। तो लगातार मैं जो है दैनिक अखबारों से जुड़ा रहा और इसके अतिरिक्त दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान, जनसत्ता और दूसरे अखबारों में भी मैं लगातार लिखता रहा। तो क्योंकि उस तरफ अधिक समय दिया गया तो इस बीच में शीतलवाणी बीच में ड्रॉप हो गई। लेकिन वर्ष 2007 आते आते 8 से मैंने 7 और 8 वर्ष 2007-8 में मैंने शीतलवाणी का दोबारा प्रकाशन शुरू किया और वो विशुद्ध साहित्यिक मैगजीन के रूप में, त्रैमासिक मैगजीन के रूप में। और उस समय जो मुझे सबसे बड़ा सहारा और संबल प्रदान किया वो तत्कालीन सहारनपुर के कमिश्नर श्री आर.पी. शुक्ला ने। उन्होंने एक संबल दिया और उसी का नतीजा है कि आज हम अपने सीमित संसाधनों के साथ शीतलवाणी का प्रकाशन कर रहे हैं। ना किसी पूंजीपति का कोई अंशदान है, ना सरकार का कोई योगदान है। अपने मित्रों के जो हमारा सहयोग रहता है उसके सहारे हम इसे प्रकाशित कर रहे हैं और ईश्वर की अनुकंपा और अपने सहयोगियों का जो सहयोग है उसी का परिणाम है कि हमने शमशेर बहादुर सिंह पर विशेषांक निकाला है, हमने अपने सेरा यात्री जी पर निकाला है, कमलेश भट्ट कमल पर निकाला है और अपने जो बहुत सुप्रसिद्ध नाटककार हुए हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल पर निकाला है। कमला प्रसाद आलोचक थे, उन पर विशेषांक निकाले हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना पर विशेषांक निकाले हैं और सहारनपुर के सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र राजन पर विशेषांक निकाले हैं। तो एक लंबी श्रृंखला जो है विशेषांकों की रही है और इंडिया टुडे से लेकर हंस और दूसरी पत्रिकाओं ने, अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान, सब ने शीतलवाणी के अंकों की बहुत अच्छी समीक्षाएं की हैं और जिससे हमें ऊर्जा मिली है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी हम प्रकाशित कर रहे हैं। ये तो रही शीतलवाणी की बात। जैसा कि बीच में आपने किसानों के लिए, कृषि के लिए बहुत एक पत्रिका का संपादन भी किया है, उसके बारे में भी आज हमें कुछ बताएं। तनवीर जी, आपको मैं बताऊं कि मैं शहर में भले ही रहता हूं लेकिन मेरे भीतर गांव की खुशबू है जी। मेरे भीतर कहीं ना कहीं सरसों की खुशबू है। बहुत अच्छी बात है। आम की बोर पर जैसे कोयल कूकती है, इस तरह मेरे भीतर कहीं ना कहीं गांव के में जो बैल होते हैं उनकी जो घंटियां हैं उसकी अनुगूंज मुझे सुनाई देती है। तो मेरा मन बार बार गांव की तरफ दौड़ता है। गांव की मिट्टी से मुझे बहुत लगाव है। मैंने गांव पर बहुत लिखा है। तो जब मैं राष्ट्रीय सहारा छोड़ करके कुछ दिन अलग हुआ तो उस समय एक ट्रस्ट द्वारा दिल्ली से प्रकाशित, डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल उसके संपादक होते थे, उन्होंने शुरू की कृषि मंगल और मैं उनके साथ सहायक संपादक के रूप में जुड़ा और
उसके लिए हम लोगों का बहुत प्रयास रहा। वह भी अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से एक ट्रस्ट की मैगजीन थी, हमने शुरू किया। और आप ये समझिए उसका महत्व आप इससे समझ लीजिए कि जितने देश के कृषि से संबंधित प्रतिष्ठान हैं, कॉलेज है, चाहे वो मोदीपुरम हो, चाहे वो पूसा हो, हैं, उन सबके जो वैज्ञानिक थे वो हमारी कृषि मंगल के लिए लिखते थे। कृषि मंगल क्या एक पहचान, राष्ट्रीय पहचान रही। और बाद में मैंने उसका 2 वर्ष तक संपादन भी किया। उसमें जो नई खोज होती थी कृषि से संबंधित, उसमें प्रत्येक महीने बागवानों को अपनी बागवानी में क्या करना है, अपने खेतों में किसान को क्या करना है, उसमें जो अपने उपवन में लोगों को क्या करना है, अपने किचन गार्डन में क्या करना है, इसका हम पूरा हर महीने एक कैलेंडर देते थे। बाकी सूरजमुखी की खेती हो, हल्दी की खेती हो, गोभी की खेती हो, अदरक की खेती हो, घी कवार की खेती हो, इन सब फसलों की खेती तो होते ही थे आलेख। और उसमें किसानों की समस्याएं और विशेषकर पशु जो हैं, बैल, भैंस, गाय, ये किसान से जुड़े हुए पशु हैं, तो उनकी बीमारियों के लिए, उनके उपचार के लिए भी हम जो है उसमें एक कॉलम रहता था। इसके अतिरिक्त वानिकी का एक कॉलम रहता था। तो ये सारी सामग्री उसमें होती थी। और उस पीरियड में जो हमने काम किया उसको देश भर में सराहा गया। उसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो वैज्ञानिकों की एक संस्था है, उसने चंडीगढ़ में एक आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में मुझे किसान चक्र अवार्ड देकर सम्मानित किया। मैं उस संस्था का भी आभारी हूँ। और एक पहचान मुझे जो है वो कृषि पत्रकार के रूप में मिली। जैसा कि अभी तक आपको लोग पत्रकार और साहित्यकार के रूप में जानते हैं, तो आप हाइकू और कवि कैसे बन गए, ये भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। तो इसके बारे में भी आप हमें कुछ विस्तार से बताएं। देखिए तनवीर जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कविता तो मैंने 1973-74 से लिखना शुरू कर दिया था। जी जी जी। 1974 में कॉलेज की मैगजीन में मेरी कविता छपी। लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार अपनी डायरी में, जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरे भाव मन में आते थे उन्हें मैं कविता के रूप में लिखता था। तो कविता में लगातार लिखता रहा, क्योंकि मैं बेसिकली एक पत्रकार हूँ। और पत्रकार को जो दिखाई देता है, जहाँ जहाँ जो वो भोगता है, जो वो अपनी आंखों से देखता है, वो कविता के रूप में बाहर आया है। तो सर, ये हाइकू आपने कब से लिखना शुरू किया? हाइकू की जहाँ तक बात है, सहारनपुर में करीब 10-12 साल पहले हमारे एक मित्र श्री कमलेश भट्ट कमल जी, यहाँ 10 साल पहले करीब, वो यहाँ सिलटेक्स विभाग में आए। वो देश के बड़े हाइकूकार हैं। हाइकू आंदोलन के, जिन लोगों ने हाइकू आंदोलन को देश में आगे बढ़ाया, उनमें से एक बड़े हस्ताक्षर हैं। उनके सानिध्य में मैं आया तो मैंने हाइकू को समझा कि हाइकू है क्या। हाइकू जापानी विधा की 17 अक्षरों की कविता है, जिसका फॉर्मूला है 5-7-5। पहली लाइन में 5 अक्षर होंगे, दूसरी में 7 होंगे और तीसरी में 5 होंगे। अब उसमें भी क्या है, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों को, वाक्यों को बांट करके उसमें रख देते हैं, लेकिन वो हाइकू नहीं है। हाइकू में आप ये समझिए कि पूरी एक लंबी कविता, पूरा एक बहुत बड़ा संदेश, एक पूरा बिंब उन 17 अक्षरों में समाये और वो व्यक्ति को कहीं टच कर जाए, वो हाइकू है। जापानी कविता में तो, जापान में तो ये कहा जाता है कि जिसने 5-7 हाइकू लिख लिए वो हाइकूकार हो गया, बड़ा हाइकूकार। क्योंकि हाइकू हर कोई नहीं लिख पाता। जी जी जी। अब जैसे एक मेरा हाइकू था, तुम जल हो, लो मैं भी हो गया जल तरंगा।
तो तुम जल हो 5 हैं, लो मैं भी हो गया 7 हो गए, जल तरंगा ये भी 5 हो गए 5। जी। तो इस तरह से हाइकू लिखना मैंने शुरू किया। और उस समय यहाँ कमिश्नर थे श्री R.P. शुक्ल जी। जी। उन्होंने भी कमलेश भट्ट जी से प्रेरणा ली और उन्होंने भी हाइकू लिखे, और वो तो इतनी तेजी से हाइकू लिखते थे कि पता लगा कि 5 दिन में उन्होंने 100 हाइकू लिख दिए। हालांकि उनमें जिनका एक बहुत अच्छे हाइकू हो सकते थे वो कम होती थी संख्या, लेकिन उनमें एक जबरदस्त हाइकूकार पैदा हुआ और उन्होंने फिर उनके हाइकू संग्रह भी आए हैं। तो हम सब लोग जब बैठते थे तो फिर ये तो होता था कि भाई आज कोई नया हाइकू सुनाना है, तो उससे हाइकू को एक गति मिली और सहारनपुर हाइकू का एक अच्छा केंद्र विकसित हुआ। उसके बाद से यहाँ हरिराम पथिक ने हाइकू लिखे, विजेंद्र पाल शर्मा ने हाइकू लिखे, श्री कृष्ण शलभ ने हाइकू लिखे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल ने हाइकू लिखे। तो ये सब लोग यहाँ हाइकू के रूप में। सर इसमें आप अपना कोई और हाइकू हमें सुना सकते हैं? हाँ, एक हाइकू है, परिंदों ने की मेघों से गुजारिश, परिंदों ने की मेघों से गुजारिश धीरे बरसो, परिंदों ने की मेघों से गुजारिश धीरे बरसो। अब आप देखिए इसमें जो है बहुत कुछ कह दिया गया है जी। कि जब बारिश आती है, जबरदस्त एक आंधी आती है, तो परिंदों के घोंसले, उनका घर, उनका उड़ान सब प्रभावित हो जाती है। और अगर हल्की भीनी वर्षा हो तो उनका घोंसला, उनका घर सुरक्षित रहता है। तो परिंदों ने मेघों से, बादलों से गुजारिश कर रहे हैं कि धीरे बरसो ताकि वो सुरक्षित रह सकें। ये इसका संदेश है। तो सर ये आखिरी सवाल आपसे, आज के दौर का जो साहित्य है और पत्रकारिता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर? देखो तनवीर, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में बस केवल इतना कहूँगा कि आज के दौर में पत्रकारिता का स्तर गिरा है और उसका कारण ये है कि समाज का भी पतन हुआ है। चूँकि चाहे वो पत्रकार हों, वकील हों, डॉक्टर हों, साहित्यकार हो, कोई भी हो, वो समाज से ही आते हैं। आज पत्रकारिता के नाम पर विशेषकर मेरी शिकायत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहती है कि वो क्या परोसा जा रहा है, चीख पुकार, एक टीवी पर जबरदस्त की बहसाई, कान फोड़ देने वाला शोर, जिसमें किसी की समझ में कुछ नहीं आता। बिल्कुल। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस कारण से उबकर टीवी देखना छोड़ दिया, ये बहसें देखनी छोड़ दी। बिल्कुल। पत्रकारिता पर एक दायित्व था समाज को शिक्षित करने का, उसे उसकी दशा सुधारने का और उसे दिशा देने का। आज पत्रकारिता इस कसौटी पर कहीं भी खरी नहीं उतर रही है। पत्रकारिता ने हिंदी को, साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज जिस तरह से जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जिस तरह से गलत हिंदी का प्रयोग हो रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, और विशेषकर जिस तरह के अपभ्रंश शब्द आ रहे हैं, उससे हिंदी को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता अपने दायित्व से हट गई है। रही साहित्य की बात, साहित्य में भी लगभग यही स्थिति है। एक जमाना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद आप अगर उधर से लें तो कबीर, रसखान, मीरा, जायसी, इन लोगों ने जो सृजन किया, मुंशी प्रेमचंद, और उसके बाद भी अगर हम आए तो हरवंश राय बच्चन, इन सब लोगों ने जो सृजन किया, उन्होंने हिंदी को समृद्ध किया। लेकिन आज जो साहित्य लिखा जा रहा है वो स्वांत सुखाय साहित्य है, जनहिताय नहीं है, समाज के हित में नहीं है।
बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो बस अपना कुछ भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, और वो उसको जो है अपने पैसे से छपवा करके बस ये मेरी इतनी पुस्तकें हो गई हैं, मेरी 20 हो गई हैं, मेरी 25 हो गई हैं, लेकिन उस साहित्य का समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज जो जरूरत है, मैं ये बार बार कहता हूं, हर मंच से मैं कहने की कोशिश करता हूं, आज इस देश को अगर जरूरत है तो वो राष्ट्र हिताय साहित्य की जरूरत है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता के प्रति ह्रास हुआ है, उसमें राष्ट्रीयता की भावना गौण हुई है। लोग सड़कों पर जाम लगा देना, पीछे एम्बुलेंस में आदमी दम तोड़ देता है, रेलों को रोकना, राष्ट्र की संपत्ति को तोड़ना फोड़ना, पुलिस के वाहनों और चौकियों में आग लगा देना, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये संपत्ति किसकी, ये उनकी अपनी है, उनके अपने टैक्स से वो बनती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में राष्ट्रीयता का ह्रास हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी साहित्य सृजन किया जाए, ऐसी गीत लिखे जाए, ऐसी कविता लिखी जाए, ऐसी कहानियाँ लिखी जाए, ऐसा विमर्श हो जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, वो जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और समाज के प्रति। तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार वीरेंद्र आजम जी, और अगले हफ्ते फिर हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।